अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा। तो रेट एक्सप्रेशन और एंड रेट लॉ क्या है प्रियांशु? हाँ देखिए, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट लॉ, तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे और एग्जाम्पल से ही डिफिनेशन भी बनती है, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल से ही क्या होती है, अगर आप एग्जाम्पल समझ जाए कि आखिरकार रेट लॉ है क्या, तो आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ देखो ये मान लें तो कंसाइडर अ केमिकल रिएक्शन, कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन, हमने मान लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से हो रहा है, समझिएगा। ये हमने सपोज किया कि जो है जो आपका कोई रिएक्टेंट ए है उसके ए मोल्स हैं, स्मॉल ए, रिएक्टेंट ए का ए मोल लिया गया है, उसको किससे रेट करा रहे हैं, रिएक्टेंट बी के स्मॉल बी मोल से, ए का ए मोल बी का बी मोल, और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो किसको बना रहे हैं, प्रोडक्ट को। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक आपका सी है और एक क्या है आपका बी। तो जो प्रोडक्ट सी बन रहा है उसके स्मॉल सी मोल्स बन रहे हैं और जो प्रोडक्ट बी उसके स्मॉल डी। अब इसको ऐसे समझिए जैसे आप जानते भी होंगे, हम लिखते रहते हैं कि N2 प्लस, बोलिए N2 प्लस 3H2, और ऐसे क्या होता है 2NH3। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे N2 का 1 मोल लिया गया है और H2 के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, और NH3 कितना बन रहा है, 2 मोल। नहीं समझ पा रहे क्या? अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे N2 1 लिखा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल है, H2 के जस्ट बगल 3 है, हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, और अमोनिया कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। बोलिए, मतलब कहने का अर्थ है कि नाइट्रोजन का 1 मोल जब हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया के 2 मोल बनते हैं। वैसे ही हमने एक अपना मान के लिख दिया कि आपका रिएक्टेंट ए का ए मोल, रिएक्टेंट बी का स्मॉल बी मोल, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट सी का स्मॉल सी मोल और डी का डी मोल। कोई प्रॉब्लम? देखिए आगे समझिए। आप अगर मान लीजिए we know that from law of mass action, from law of mass action, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, बोलिए। लॉ ऑफ मास एक्शन अभी हमने आपको बताया था। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, या वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of concentration of reactants। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, कोई भी रिएक्शन होगा उसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिएगा एक्सपेरिमेंटली it is found that rate of above रिएक्शन, तो आप समझिएगा यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए और बी। तो अगर इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो आर इक्वल टू रेट आर, इसे बोलेंगे वेलोसिटी, आर बोलेंगे स्पीड। रेट आर इक्वल टू, हमने आपको बताया था कि या आर प्रोपोर्शनल, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे कौन कौन का रिएक्टेंट है, आपका ए है और कौन है आपका बी है। लेकिन देखिए यहाँ पे इसका ए मोल लिया गया है और इसका बी मोल,
अब कभी कभी क्या होता है कि जो दोनों रिएक्टेंट लिए गए हैं, किसी किसी को हम बीच में बढ़ा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। समझ में आया? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमेशा जो है सेम नहीं होता है, वो चेंज भी हो सकता है। इसलिए जहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, इसका ए मोल इसका बी मोल, तो हम यहाँ ए और बी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्स और वाई। यहाँ पे यही हमने लिखा है, क्योंकि चेंज भी हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड दैट द रेट ऑफ एबव रिएक्शन, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। कभी भी आप देख करके रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंटली अगर मान लीजिए ए और बी का जो मोल है अगर कुछ चेंज हो रहा है, या हो सकता है कि एक्स और वाई के इक्वल ही हो, उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स और वाई। अब मान लीजिए आपका जो प्रोपोर्शनल साइन है, इसको अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लाएंगे, तब क्या होगा, R इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अब देखिए जो आपका एक्स और वाई है, वेयर एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई मे बी मे आर मे नॉट बी, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड बी, मतलब जो रिएक्टेंट ए और बी का कोफिशिएंट है उसके इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन के मिड में उनकी क्वांटिटी को हम बढ़ा भी सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। अगर हमने नहीं बढ़ाया तो ये ए और बी के क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए इसको हमने लिया था 5 ml या 5 ग्राम, हमने नहीं बढ़ाया तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 ग्राम, y इक्वल टू क्या होगा 5। या मान लीजिए 5 मोल लिया है, 5 मोल A 5 मोल B, तो ये भी दोनों क्या रहेंगे 5 रहेंगे। या हमने इसको मान लीजिए 2 मोल लिया, इसको 3 मोल लिया, नहीं कोई चेंज किया, इसके 2 और 3 ही मोल रहेंगे, लेकिन हमने कुछ चेंज कर दिया तो ये भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमने लिखा वेयर एक्स एंड वाई मे आर मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। इतना क्लियर हुआ? बोलिए। इसको हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, है ना, ये कैन राइट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है अगर मान लीजिए हमें लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट, क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो अगर हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखने के लिए क्या होगा, बोलिए, डी लाना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल टाइम में। इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखते हैं हम, इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन वेरी स्मॉल टाइम अपॉन क्या, टाइम टेकन। अब यही देखिए रेट किसके इक्वल है, तो यानी कि इसको ये रेट यहाँ किसके इक्वल है और यहाँ रेट इसके इक्वल है। अगर दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट तो हम लिख सकते हैं ये वाला ये रेट और ये रेट दोनों क्या है, ये भी आपका रेट है, ये भी क्या है, रेट है। तो दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, दोनों आपस में सेम हो सकते हैं। तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन क्या, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। कोई प्रॉब्लम? अब जो यही एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, ये वाला है ना, यही जो एक्सप्रेशन है इसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं द above expression is rate expression। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, अब यही समझेंगे हम किसके बारे में, अब हम देखेंगे किसके बारे में, रेट लॉ क्या होता है ना। तो रेट लॉ को समझेंगे, ये है क्या, यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए रेट लॉ है क्या, इसी से समझेंगे। ये जो दिखाया गया ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डी लगाया गया, डी माने डिफरेंशियल होता है, आपको पता भी होगा डी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल।
कल बताया थे आपको और स्मॉल डेल्टा, जो अपर केस डेल्टा और लोअर केस डेल्टा, तो डी वेरी स्मॉल चेंज के लिए यूज होता है और मैथमेटिक्स से आया हुआ है। तो बोलेंगे द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप समझिएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to the power सम पावर का मतलब वो x भी हो सकता है और y भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, समझ में आया? वो तो डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना चेंज किया जाए। फिर समझिएगा द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactant raise some power where power may or may not be equal to ये जो पावर है where power may or may not be equal to number of moles of reactants। तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, पहले तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि नहीं? बोलिए। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ any reaction in which product of concentration of reactant प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, क्योंकि पावर में कुछ न कुछ होना चाहिए। रेज टू सम पावर, जो पावर में कुछ न कुछ होगा, है ना? और पावर में आर में नॉट इक्वल टू पावर, जो पावर उसमें है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर x है, यहाँ पे पावर क्या है? y है। तो पावर में आर में नॉट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो यहाँ पे ए मोल है, बी मोल है, ये x और y के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर से समझ लीजिएगा द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर में आर में नॉट बी इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इस कारण रेट लॉ। इसमें क्या बोलेंगे? इस कारण रेट लॉ और उसी को बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन। बोलिए, उसी को रेट लॉ बोलेंगे या क्या बोलेंगे? रेट एक्सप्रेशन। यहाँ तक पहले नोट करिए। Gracias.